नमस्ते। देखिए, किसी भी देश की कहानी असल में उसकी सरकार और उसके लोगों के बीच के रिश्ते की कहानी होती है। एक तरह का वादा, है ना? तो आज हम भारत की इसी कहानी को समझने जा रहे हैं। पिछले 60 सालों में सरकार ने अपने नागरिकों की भलाई का जो वादा किया था, वो कैसे निभाया गया और वक्त के साथ ये वादा कैसे बदलता गया। तो सवाल ही उठता है कि 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी का एक मजबूत ताना बाना, एक सेफ्टी नेट, आखिर बुना कैसे जाए। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिससे भारत दशकों से जूझता रहा है। और इसका जवाब, वो हमें मिलता है उन तमाम योजनाओं के सफर में जो इन सालों में बनाई गई। और उस सफर का पूरा रोड मैप, उसका ब्लूप्रिंट ही इन सरकारी दस्तावेजों में छिपा है। ये सिर्फ स्कीमों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि भारत ने उस बहुत बड़ी चुनौती का सामना आखिर किया कैसे। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट के पन्ने पलटते हैं और इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। तो भारत के इस वेलफेयर ब्लूप्रिंट को समझने के लिए हम इस सफर को कुछ अलग अलग दौर में बांट कर देखेंगे। हर दौर की अपनी एक अलग सोच थी और अपनी ही अलग प्राथमिकताएं थी। तो ये पूरा सफर 4 बड़े पड़ावों से गुजरा है। हम शुरू करेंगे बुनियादी दौर से, फिर आगे बढ़कर देखेंगे कि कैसे खास जरूरतों पर फोकस किया गया। उसके बाद आएगा अधिकारों पर आधारित एक क्रांतिकारी दौर, और आखिर में हम समझेंगे हर नागरिक तक पहुंचने की आज की कोशिशों को। चलिए इस कहानी के पहले चैप्टर में चलते हैं, आजादी के फौरन बाद के वो शुरुआती दशक। ये वो वक्त था जब एक नए नए आजाद हुए देश को अपनी सोशल सिक्योरिटी की नींव रखनी थी, और वो भी बिल्कुल स्क्रैच से, यानी शून्य से। उस दौर का जो मूल मंत्र था वो था कम्युनिटी पर फोकस। सोच ये थी कि अगर गांव और समुदाय मजबूत बनेंगे तो देश अपने आप मजबूत बनेगा। इसीलिए जो भी कोशिशें हुईं वो बड़े पैमाने पर थी, मतलब पूरे ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने से लेकर युवाओं को हुनर सिखाने और जरूरतमंदों को एक छत देने तक। इस दौर की योजनाओं को देखें तो उनका कैनवस बहुत बड़ा था। मिसाल के तौर पे 1952 का कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका एक ही बड़ा मकसद था, पूरे के पूरे ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाना। फिर थोड़ा आगे बढ़ें तो 1979 में आया ट्राइसेम। इसका फोकस किस पर था? ग्रामीण युवाओं पर, उन्हें टेक्निकल स्किल्स देकर अपने पैरों पर खड़ा करना। और फिर 1985 की इंदिरा आवास योजना, जिसने घर जैसी एक बहुत ही बेसिक, एक बुनियादी जरूरत को पूरा करने की कोशिश की। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। समय के साथ साथ ये महसूस होने लगा कि बड़े पैमाने की योजनाएं हर खास जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी। तो अब सोच बदली और अप्रोच को और ज्यादा फोकस्ड किया गया। मतलब एक बार में एक बड़ी समस्या को पकड़ो और उसे हल करो। ये सोच में एक बड़ा शिफ्ट था। अब सिर्फ जनरल डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही थी, बल्कि देश के सामने जो बड़ी चुनौतियां थी, जैसे स्कूलों में बच्चों का पोषण, गांव तक पक्की सड़क और हर बच्चे तक शिक्षा, उनके लिए खास तौर पर डेडिकेटेड राष्ट्रव्यापी मिशन बनाए गए। इस दौर की योजनाएं एकदम पिन पॉइंटेड थीं। जैसे 1995 की मिड डे मील स्कीम, इसने सीधे स्कूलों में बच्चों के न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम पर वार किया। फिर 2000 की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एक और सिर्फ एक ही मकसद था, हर गांव तक पक्की सड़क पहुंचाना। और 2001 का सर्व शिक्षा अभियान, लक्ष्य बिल्कुल साफ था, कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहना चाहिए। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे बड़े और कह सकते हैं कि सबसे क्रांतिकारी मोड़ पर। यह सिर्फ पॉलिसी में बदलाव नहीं था, यह नागरिक और सरकार के रिश्ते को ही एक नई परिभाषा देने वाला दौर था। और यहां पर सोच में एक जबरदस्त, एक फंडामेंटल बदलाव आया। बात अब सिर्फ सरकारी मदद या किसी सेवा की नहीं रह गई थी, नहीं। अब वेलफेयर को देखा जाने लगा एक नागरिक के हक के तौर पर, एक लीगल राइट, एक कानूनी अधिकार जिसे सरकार देने से इनकार ही नहीं कर सकती थी। ये सोच में एक क्रांति से कम नहीं था, सच में। स्क्रीन पर ये जो 100 का आंकड़ा है ना, ये इस नए दौर का सिंबल है। ये मनरेगा का वादा था, हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन के काम की कानूनी गारंटी। ये मदद नहीं थी, ये काम का अधिकार था। इस दौर की जो बड़ी बड़ी योजनाएं थीं, वो सब इसी हक वाली सोच पर बनी थीं। जैसे मनरेगा ने काम का अधिकार दिया, तो वहीं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी स्कीम्स ने हेल्थ को एक अधिकार बनाने की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाया। और अब हम आते हैं सफर के मौजूदा पड़ाव पर। यहां आकर एक नई सोच ने जन्म लिया। वो ये कि सिर्फ योजनाएं बनाना या अधिकार दे देना ही काफी नहीं है, बल्कि ये पक्का करना भी जरूरी है कि उसका फायदा आखिरी इंसान तक पहुंचे।
इस नए दौर का कीवर्ड है सैचुरेशन, यानी 100% कवरेज। मतलब सिर्फ एक्सेस देना नहीं, बल्कि ये पक्का करना कि हर एक एलिजिबल नागरिक योजना में शामिल हो, कोई भी किसी भी हाल में छूटना नहीं चाहिए। 2014 के बाद की योजनाएं इसी सोच को साफ दिखाती हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मकसद क्या था? हर परिवार का एक बैंक खाता हो। स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य था कि हर घर में एक टॉयलेट हो। और मिशन इंद्रधनुष ने इस बात पर जोर दिया कि हर बच्चे और हर गर्भवती महिला तक टीके जरूर पहुंचें। तो चलिए इस पूरी जबरदस्त यात्रा को एक बार फिर से समेटते हैं। ये कहानी है एक देश और उसके लोगों के बीच का जो वादा है, उसके लगातार इवॉल्व होने की, उसके विकसित होने की। सफर शुरू कहां से हुआ था? पूरे समुदाय के विकास से। फिर हम पहुंचे खास समस्याओं को सुलझाने वाले मिशनों तक। उसके बाद आया अधिकारों का एक नया दौर, और अब मंजिल है हर नागरिक को योजनाओं से जोड़ने की। वाकई एक कमाल का एवोल्यूशन है ये। तो ये पूरा सफर हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इन सारे बदलावों को देखते हुए भारत की वेलफेयर स्टोरी का अगला चैप्टर क्या होगा? भविष्य की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होंगी और हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था। हाँ, शब्द सुनते ही लगता है ना कि कितना मुश्किल टॉपिक है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि हम इसे कुछ ही मिनटों में समझ सकते हैं, वो भी इन सिंपल हाथ से बने हुए नोट्स की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक नज़र में समझा जा सकता है? ये नोट्स तो कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल समझा जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स आखिर है क्या? देखिए, बहुत सिंपल है। ये सामाजिक विज्ञान की वो शाखा है जो ये देखती है कि हम इंसान अपनी आर्थिक गतिविधियों को कैसे चलाते हैं। मतलब हम पैसा कैसे कमाते हैं, कैसे खर्च करते हैं, चीजें कैसे बनाते हैं। बस इसी सब की पढ़ाई है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अर्थशास्त्र को समझने के लिए ना इसे दो हिस्सों में बांटा गया है। मतलब दो नजरिए हैं इसे देखने के। पहला है व्यष्टि और दूसरा है समष्टि, या जिसे हम माइक्रो और मैक्रो कहते हैं। अब ये व्यष्टि और समष्टि क्या है, इसे एक बहुत ही अच्छे उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है एक अकेले पेड़ को देखना। मतलब हम किसी एक परिवार के बजट की बात कर रहे हैं या किसी एक कंपनी के फायदे नुकसान की। वहीं दूसरी तरफ समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है पूरे के पूरे जंगल को देखना। मतलब हम पूरे देश की इनकम, महंगाई, बेरोजगारी जैसी बड़ी बड़ी बातों का अध्ययन कर रहे हैं। तो एक है सिंगल यूनिट और दूसरा है पूरी इकोनॉमी। अच्छा, तो ये जो माइक्रो और मैक्रो के आइडियाज हैं, ये आए कहां से? कौन है वो लोग जिन्होंने इन सब की नींव रखी? चलिए जानते हैं अर्थशास्त्र के जनकों के बारे में। तो सबसे पहले नाम आता है एडम स्मिथ का। इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इनका एक बहुत ही फेमस आइडिया था कि जब हर इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है ना, तो अनजाने में ही पूरे समाज का भला हो जाता है। और याद है, हमने पूरे जंगल की बात की थी, यानी समष्टि अर्थशास्त्र की। तो उसके जनक माने जाते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स। इनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि इन्होंने कहा कि जब इकोनॉमी में मंदी आए तो सरकार को चुप नहीं बैठना चाहिए। सरकार को आगे आकर पैसा खर्च करना चाहिए ताकि इकोनॉमी वापस पटरी पर आ सके। एडम स्मिथ की एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये 1776 में प्रकाशित हुई थी। सोचिए, इतने साल पहले, और ये किताब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके आइडियाज पर आज भी दुनिया भर में चर्चा होती है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक यानी सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी को ना आप एक बहुत बड़ी मशीन की तरह इमेजिन कीजिए, और अब हम इस मशीन के अलग अलग पुर्जों को एक एक करके समझने वाले हैं। तो इस मशीन का पहला और सबसे बुनियादी पुर्जा है प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र। इसमें वो सारी गतिविधियां आती हैं जहां हम सीधे सीधे प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि खेती करना, पशु पालना, मछली पकड़ना या फिर खानों से कोयला या लोहा निकालना। कह सकते हैं कि ये पूरी इकोनॉमी की नींव है। अब प्राइमरी सेक्टर से जो कच्चा माल मिला, उसका क्या होगा?
वो जाता है दूसरे पुर्जे के पास, यानी द्वितीयक क्षेत्र में, जिसे हम औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। यहां पर उस कच्चे माल को प्रोसेस करके नई चीजें बनाई जाती हैं, जैसे खेत से मिले गेहूं से फैक्ट्री में ब्रेड बनाना या खदान से मिले लोहे से कार बनाना। इसके बाद आता है तीसरा और बहुत बड़ा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, जिसे हम सब सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये सेक्टर कोई सामान नहीं बनाता, ये सेवाएं देता है, जैसे कि बैंकिंग, बीमा, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब इसी सेक्टर का हिस्सा हैं। अब जैसे जैसे इकोनॉमी और एडवांस होती जा रही है, कुछ नए सेक्टर भी उभर कर आए हैं। इनमें से चौथा है चतुर्थक क्षेत्र, यानी क्वाटरनरी सेक्टर। ये पूरी तरह से ज्ञान पर आधारित है। आप इसे इकोनॉमी का दिमाग समझ सकते हैं। इसमें शिक्षा, शोध यानी रिसर्च जैसी चीजें आती हैं, जहां नए नए आइडियाज पैदा होते हैं। और फिर आता है सबसे ऊंचा स्तर, पंचक क्षेत्र या क्विनेरी सेक्टर। इसमें वो लोग शामिल होते हैं जो हाई लेवल के फैसले लेते हैं, जैसे सरकार के बहुत बड़े अधिकारी, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ या फिर टॉप के कानूनी सलाहकार। असल में यही वो लोग हैं जो पूरी इकोनॉमी की दिशा तय करते हैं। और ये देखिए, अब आपके सामने है पूरी तस्वीर। अर्थशास्त्र क्या है, उसके दो प्रकार कौन से हैं, उसके जनक कौन हैं, और उसके ये पांचों क्षेत्रक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी और क्विनरी। अब आप देख सकते हैं कि ये सारे हिस्से अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और एक साथ मिलकर एक पूरी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। तो इस पूरे ढांचे को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। आने वाले दशक में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को कौन सा सेक्टर आगे लेकर जाएगा? क्या हमारा सर्विस सेक्टर ही हीरो बना रहेगा, या फिर ज्ञान और रिसर्च पर आधारित चतुर्थक और पंचक क्षेत्र बाजी मारेंगे? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसी सवाल के जवाब में हमारे देश का भविष्य छिपा है। अर्थशास्त्र, ये शब्द सुनते ही ना अक्सर दिमाग में बड़े बड़े सिद्धांत और मुश्किल से ग्राफ घूमने लगते हैं। सही कहा ना? पर सोचिए, अगर हम इसे एकदम आसान तरीके से समझें तो? आज हम यही करने वाले हैं। इन कमाल के हैंड रिटन नोट्स की मदद से अर्थशास्त्र के कुछ बहुत ही जरूरी सिद्धांतों को जानेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को कैसे बांटा जाता है। फिर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का फर्क जानेंगे। इसके बाद हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI पर गहराई से बात करेंगे कि ये आखिर है क्या, और फिर सबसे ताज़ा 2021-22 के आंकड़ों पर भी एक नज़र डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझने का जो पहला कदम है ना, वो ये जानना है कि वहाँ सरकार की यानी स्टेट की भूमिका क्या है। क्या सारा कंट्रोल सरकार के पास है या बाजार को खुली छूट मिली हुई है? आइए देखते हैं। जैसा कि ये नोट्स हमें बिल्कुल साफ साफ दिखा रहे हैं, मोटे तौर पर 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। पहली पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट, दूसरी समाजवादी यानी सोशलिस्ट, और तीसरी है इन दोनों का मिला-जुला रूप यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहले है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ का एक ही मूल मंत्र है, बाजार ही राजा है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि फैक्ट्री, मशीनें, जमीनें, सब कुछ प्राइवेट लोगों या कंपनियों के हाथ में होता है। सरकार का दखल बहुत ही कम होता है। अमेरिका और ब्रिटेन इसके सबसे क्लासिक उदाहरण हैं। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ पर कहानी बिल्कुल उल्टी है। मतलब उत्पादन से लेकर चीजों को बांटने तक हर चीज पर सरकार का कंट्रोल होता है, जैसा कि क्यूबा और उत्तर कोरिया में देखने को मिलता है। और फिर आता है एक बीच का रास्ता, जिसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ प्राइवेट कंपनियां भी काम करती हैं और सरकारी भी। मतलब बाजार और सरकार दोनों मिलकर चलते हैं। और जैसा कि नोट्स में लिखा है, हमारा देश भारत इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के प्रकार तो हमने समझ लिए, पर एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई देश तरक्की कर रहा है या नहीं, ये पता कैसे चलता है? क्या सिर्फ देश का पैसा बढ़ना ही तरक्की है? यहीं पर आर्थिक समृद्धि और विकास के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसे ना ऐसे समझिए, समृद्धि यानी ग्रोथ का मतलब है कि देश की तिजोरी में पैसा बढ़ रहा है, GDP बढ़ रही है। यह सिर्फ एक नंबर है,
लेकिन विकास यानी डेवलपमेंट का मतलब है कि क्या उस बढ़े हुए पैसे का फायदा आम लोगों की जिंदगी तक पहुंच रहा है, क्या उनकी सेहत, उनकी शिक्षा, उनका रहन सहन बेहतर हो रहा है। तो ग्रोथ सिर्फ एक आंकड़ा है, जबकि विकास पूरी तस्वीर दिखाता है। और इसी विकास को मतलब लोगों की जिंदगी की क्वालिटी को मापने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल बनाया गया है। इसे हम कहते हैं मानव विकास सूचकांक, या शॉर्ट में कहें तो HDI। इस शानदार आइडिया के पीछे जिनका दिमाग था वो थे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक। उनका मानना था कि किसी देश की असली तरक्की पैसों से नहीं, बल्कि वहाँ के लोगों की खुशहाली और भलाई से मापी जानी चाहिए। और इस क्रांतिकारी सोच को, इस इंडेक्स को दुनिया के सामने पहली बार साल 1990 में रखा गया। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा इंडेक्स नहीं है, इसे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP जारी करता है। इसी वजह से ये दुनिया भर में विकास को मापने का एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। लेकिन ये HDI आखिर मापता क्या है? कौन सी चीजें हैं इसमें? चलिए इसके एक एक हिस्से को तोड़कर समझते हैं। तो HDI 3 बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी चीजों पे फोकस करता है। पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा जीवन स्तर। मतलब क्या लोग एक लंबा और सेहतमंद जीवन जी रहे हैं, क्या उन्हें अच्छी शिक्षा मिल रही है और क्या उनका रहन सहन अच्छा है। तो इन 3 चीजों को मापा कैसे जाता है? देखिए, स्वास्थ्य को मापा जाता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से, मतलब कोई इंसान औसतन कितना जिएगा। शिक्षा के लिए 2 चीजें देखी जाती हैं कि बच्चे कितने साल स्कूल जाएंगे और लोग औसतन कितने साल स्कूल गए हैं। और आखिर में जीवन स्तर को प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से मापा जाता है। इन्हीं ठोस आंकड़ों से मिलकर HDI स्कोर बनता है। तो चलिए अब थियोरी से निकलकर असल दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि 2021-22 की रिपोर्ट में दुनिया के देशों का परफॉर्मेंस कैसा रहा। इस रिपोर्ट में दुनिया भर के कुल 191 देशों और क्षेत्रों के विकास के स्तर को आंका गया और जो नतीजे सामने आए वो काफी दिलचस्प हैं। स्विट्जरलैंड बिल्कुल टॉप पर है, यानी मानव विकास के मामले में दुनिया में नंबर 1। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण सूडान सबसे आखिरी पायदान पर है। और अगर भारत की बात करें तो 191 देशों में से भारत का स्थान 132वां रहा, 0.633 के स्कोर के साथ। ये स्कोर हमें बताता है कि हाँ, अभी सुधार की काफी गुंजाइश बाकी है। तो ये सब कुछ हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर विकास सिर्फ पैसों से कहीं ज्यादा है तो आने वाले 50 सालों में इंसानी तरक्की को और किन पैमानों पर मापा जाएगा? क्या इसमें खुशी, मानसिक स्वास्थ्य या पर्यावरण की स्थिति जैसे फैक्टर भी शामिल होंगे? ये सोचने वाली बात है ना? नमस्कार। आज हम भारत के आर्थिक इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि आज़ाद भारत के लिए एक प्लान्ड इकोनॉमी का सपना कैसे देखा गया और फिर उस सपने की प्रगति को, उस तरक्की को नापने के लिए देश की आमदनी यानी नेशनल इनकम की गिनती कैसे की जाती है। तो ये कहानी है बड़े बड़े विचारों की और उतने ही बड़े आंकड़ों की। तो आज की हमारी चर्चा इन 6 हिस्सों में बटी होगी। देखिए, पहले हम प्लानिंग के आइडिया और उसकी पूरी हिस्ट्री को समझेंगे और उसके बाद हम ये जानेंगे कि देश की आर्थिक सेहत को मापने के पीछे का साइंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी बड़ा काम हो उसकी शुरुआत एक आइडिया से ही होती है। तो सवाल यह है कि भारत में एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, एक प्लान्ड इकोनॉमी का विचार आखिर आया कहां से? ये सब शुरू हुआ एक किताब से। जी हां, M विश्वेश्वरैया ने एक किताब लिखी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। और इसी किताब में उन्होंने पहली बार भारत के लिए एक सुनियोजित आर्थिक ढांचे का प्रस्ताव रखा। बस यहीं से वो चिंगारी निकली जिसने आने वाले दशकों की पूरी दिशा ही तय कर दी। तो एक बार जब आइडिया सामने आ गया तो फिर उसे हकीकत में बदलने की कोशिशें भी शुरू हो गईं और बहुत जल्द ही अलग अलग सोच और विचारधाराओं वाले कई ठोस प्लान सामने आने लगे। इस दिशा में पहला बड़ा और कह सकते हैं कि ऑफिशियल कदम 1938 में उठाया गया, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई। ये भारत के भविष्य की प्लानिंग की दिशा में एक संगठित प्रयास की असली शुरुआत थी। 1940 का जो दशक था
उसके बीच में तो जैसे आइडियाज का एक तूफान सा आ गया। 1944 में JRD टाटा जैसे देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान पेश किया, जिसमें औद्योगिकीकरण पर जोर था। ठीक उसी साल गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित गांधीवादी योजना आई, जिसका फोकस छोटे और कुटीर उद्योगों पर था। और फिर 1945 में MN रॉय ने आम लोगों को केंद्र में रखकर जन योजना यानी पीपल्स प्लान पेश किया, जिसमें समाजवादी विचार थे। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ और भी बहुत जरूरी पड़ाव आए। केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर 1946 में एक नेशनल प्लानिंग बोर्ड बनाया गया और फिर आजादी के बाद 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना पेश की, जिसका मतलब था सबका उदय। ये सारी कोशिशें मिलकर एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी की नींव तैयार कर रही थीं। तो इन सभी योजनाओं, समितियों और लंबी चौड़ी बहसों का नतीजा क्या निकला? नतीजा था भारत के सबसे शक्तिशाली आर्थिक निकायों में से एक का जन्म, योजना आयोग। अच्छा, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। योजना आयोग कोई संवैधानिक संस्था नहीं थी, मतलब इसका जिक्र हमारे संविधान में कहीं नहीं है और ना ही इसे संसद के किसी कानून से बनाया गया था। ये तो सीधे कैबिनेट के एक प्रस्ताव से बनी एक सलाहकार संस्था थी, जिसका मुख्य काम था देश के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। ये जो आंकड़े हैं, ये पूरी कहानी को संक्षेप में बयां कर देते हैं। इसका गठन हुआ 15 मार्च 1950 को। प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते थे, तो जाहिर है पंडित नेहरू इसके पहले अध्यक्ष बने और गुलजारी लाल नंदा पहले उपाध्यक्ष। और फिर इसने कई दशकों तक देश की आर्थिक नीति को आकार दिया और आखिरकार अगस्त 2014 में इसे भंग कर दिया गया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया इसके आखिरी उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो हमने योजना बनाने का इतिहास तो समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कोई भी योजना कामयाब हो रही है या नहीं, ये पता कैसे चलेगा? इसका जवाब हमें मिलता है देश की अर्थव्यवस्था को मापने से। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं और राष्ट्रीय आय की गणना के विज्ञान को समझते हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है ना? लक्ष्य तो बना लिए जाते हैं, लेकिन हम उस लक्ष्य के कितने करीब पहुंचे, इसका हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा? यहीं पर नेशनल इनकम की गिनती का महत्व सामने आता है। तो भारत में ये इतना बड़ा और इतना जरूरी काम करने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? कौन सी वो संस्थाएं हैं जो देश की आर्थिक नब्ज पर हाथ रखती हैं? तो देखिए, पारंपरिक रूप से ये काम दो मुख्य संस्थाएं करती थीं। एक था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO, जो 1951 में बना था, और इसकी मदद के लिए था राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO, जो जमीनी स्तर पर जाकर डेटा इकट्ठा करने का काम करता था। लेकिन 2019 में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। डेटा कलेक्शन और एनालिसिस को और बेहतर बनाने के लिए CSO और NSSO को मिला दिया गया और एक नई यूनिफाइड संस्था बनाई गई, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO। अच्छा, यहाँ दो और मजेदार बातें हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का सबसे पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1868 में ही कर लिया था। सोचे कितना पहले। और आज के समय में तुलना को सही रखने के लिए एक बेस ईयर का इस्तेमाल होता है, जिसे 2015 में बदलकर 2011-12 कर दिया गया था। अब हम अपनी चर्चा के आखिरी और शायद सबसे टेक्निकल हिस्से पर आ गए हैं कि आखिर ये नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय निकाली कैसे जाती है। इसके लिए 3 मुख्य तरीके हैं। इसे ना 3 अलग-अलग नजरियों से देखा जा सकता है, और मजे की बात यह है कि आदर्श रूप में तीनों से नतीजा एक ही आना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में एक का खर्च ही तो दूसरे की आय बनता है। तो पहला तरीका है प्रोडक्शन मेथड, मतलब देश में एक साल में कुल कितना फाइनल सामान और सेवाएं बनी। दूसरा है इनकम मेथड, मतलब लोगों और कंपनियों ने मिलकर कुल कितनी आमदनी की। और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी देश में कुल मिलाकर कितना खर्च किया गया। तो हमने देखा कि योजनाएं कैसे बनती हैं और आंकड़े कैसे इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या हमारे आंकड़े हमारी योजनाओं को बेहतर बनाने में वाकई मदद करते हैं? और क्या हमारी योजनाएं उन आंकड़ों को बनाने में मदद करती हैं जो हम असल में देखना चाहते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार तक के लिए नमस्कार। सरकारी योजनाएं, नाम तो हम सब सुनते ही रहते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि ये जो इतनी सारी स्कीम्स हैं, इनके पीछे की बड़ी पिक्चर क्या है? आज हम इसी बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे, इन योजनाओं को आपस में जोड़कर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे सामने क्या है। अरे वाह, ये तो योजनाओं की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। पहली नज़र में देखें तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है ना?
इतने सारे नाम, इतने सारे अलग अलग लक्ष्य। इंसान सोचे कि शुरू कहाँ से करें। तो सवाल यही उठता है कि क्या इन सबको जोड़ने वाली कोई एक कड़ी है, कोई बड़ा आइडिया, या ये बस अलग अलग स्कीम्स हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा की। हर नागरिक की सुरक्षा, मतलब एक बेसिक सेफ्टी नेट जो सबके लिए हो। इस सेक्शन में हम देखेंगे 2 बहुत जरूरी बीमा योजनाएं और साथ ही नजर डालेंगे साल 2015 पर, जो योजनाओं के लिहाज से एक बहुत ही एक्शन पैक्ड साल था। तो सबसे पहले है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यानी PMSBY। इसे आप एक तरह से एक्सीडेंट के खिलाफ एक सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। और इसमें कवर कितना मिलता है? अगर किसी हादसे में मृत्यु हो जाती है या कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो पूरे 2 लाख रुपए का कवर मिलता है। बहुत ही मामूली प्रीमियम पर इतनी बड़ी सुरक्षा, ये वाकई एक बड़ी बात है। ठीक इसी तरह एक और योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब ये उससे भी एक कदम आगे है। ये सिर्फ एक्सीडेंट ही नहीं बल्कि किसी भी वजह से होने वाली मृत्यु को कवर करती है, जो इसे एक कंप्लीट लाइफ इंश्योरेंस बनाती है। और यहाँ भी जो नॉमिनी है उसे 2 लाख रुपए का कवर मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों योजनाएं एक ही दिन 9 मई 2015 को लॉन्च हुई थी। तो कह सकते हैं कि ये मिलकर एक बेसिक सोशल सिक्योरिटी नेट तैयार करती हैं। और देखिए 2015 वाकई में एक एक्शन से भरा साल था। जनवरी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अप्रैल में मुद्रा योजना, फिर मई में ये दोनों बीमा योजनाएं, जून में स्मार्ट सिटीज और जुलाई में डिजिटल इंडिया। मतलब कुछ ही महीनों के अंदर एक के बाद एक बड़े बड़े मिशन लॉन्च हुए। इससे पता चलता है कि उस वक्त कितनी तेजी से काम हो रहा था। अच्छा, तो सुरक्षा की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और उन योजनाओं को देखते हैं जो देश के अलग अलग वर्गों को कह सकते हैं कि सशक्त बनाने का काम करती हैं, उन्हें ताकत देती हैं। इसमें हम महिलाओं और बच्चों से लेकर घर परिवार, किसान और हमारे नए नए बिजनेसमैन यानी उद्यमियों तक सबके लिए जो स्कीम्स हैं उन पर एक नज़र डालेंगे। सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जनवरी 2015 में आई ये स्कीम सिर्फ लड़कियों को स्कूल भेजने के बारे में नहीं है। इसका मकसद बहुत बड़ा है, समाज की सोच बदलना और जेंडर इम्बैलेंस को ठीक करना। फिर आती है उज्ज्वला योजना। अरे, इस योजना ने तो सच में करोड़ों घरों की रसोई की तस्वीर ही बदल दी। सोचिए, महिलाओं को धुएं वाले चूल्हे से आज़ादी मिली और साफ सुथरा LPG कनेक्शन मिला। इसका सीधा असर उनकी सेहत और जिंदगी पर पड़ा। अब बात करते हैं हमारे अन्नदाताओं की, हमारे किसानों की। उनके लिए एक सीधी मदद है, हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद। ये है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसे हम PM किसान के नाम से जानते हैं। ये पैसा सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में जाता है, जिससे उनकी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी हो सकें। और सशक्तिकरण सिर्फ मदद देना ही नहीं होता, बल्कि मौके देना भी होता है। यहीं पर आता है स्टार्टअप इंडिया। इसका मकसद है कि भारत सिर्फ जॉब ढूंढने वालों का देश न रहे, बल्कि जॉब बनाने वालों का देश बने। नए आइडियाज़ को, इनोवेशंस को बढ़ावा देना ही इसका मेन फोकस है। तो हमने सुरक्षा और सशक्तिकरण की बात कर ली। अब चलते हैं तीसरे और आखिरी हिस्से पर, एक नए भारत का निर्माण। यहाँ फोकस है बड़े पैमाने पर देश का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने पर। इसमें हम बात करेंगे सबके लिए घर, शहरों के कायापलट और डिजिटल कनेक्टिविटी की। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के ना 2 हिस्से हैं। एक है शहरी इलाकों के लिए, जिसका फोकस है शहरों में रहने वाले गरीबों को सस्ता घर देना, और दूसरा है ग्रामीण भारत के लिए, जिसका लक्ष्य है कि गांव में किसी भी परिवार को कच्चे घर में ना रहना पड़े, सबको पक्का घर मिले। फिर है स्मार्ट सिटीज मिशन। ये एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसका मकसद है देश के 100 शहरों को चुनकर उन्हें पूरी तरह से मॉडर्न बनाना। मतलब बेहतर सड़कें, पानी, बिजली, साफ सुथरा माहौल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगी को आसान बनाना। और आखिर में डिजिटल इंडिया। देखिए, ये सिर्फ सबको इंटरनेट देने की बात नहीं है। इसका विजन बहुत बड़ा है। हर नागरिक को डिजिटली लिटरेट बनाना और सारी सरकारी सेवाएं, वो भी बस एक क्लिक पर लोगों के मोबाइल फोन तक पहुंचाना। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? जब हम इन सभी डॉट्स को जोड़ते हैं तो बड़ी तस्वीर क्या उभर कर आती है?
देखिए, अगर हम इन सारी योजनाओं को एक साथ रखकर देखें तो 3 बड़े मिशन साफ-साफ नजर आते हैं। पहला, सुरक्षा, यानी हर नागरिक के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। दूसरा, सशक्तिकरण, मतलब महिलाओं, किसानों, युवाओं जैसे खास ग्रुप्स को मजबूत बनाना। और तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी भविष्य के भारत के लिए एक मजबूत फिजिकल और डिजिटल नींव तैयार करना। तो असली सवाल ये नहीं है कि ये योजनाएं अलग अलग क्या करती हैं। असली सवाल ये है कि ये सब मिलकर एक साथ आने वाले 10 सालों में भारत को कैसा आकार देंगी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है। चलिए, आज भारतीय कृषि के कुछ सबसे जरूरी पड़ावों को समझते हैं, और वो भी बिल्कुल आसान और साफ सुथरे नोट्स की तरह। अब ये सवाल तो बहुत ही दिलचस्प है ना? मतलब क्या भारत की खेती के इतने लंबे सफर को बस कुछ जरूरी घटनाओं और नीतियों के जरिए समझा जा सकता है? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जमीन की। देखिए, जब हम भारत को खेती के लिहाज से देखते हैं ना, तो ये कोई एक जैसा मैदान नहीं है, बल्कि ये तो अलग-अलग तरह के क्षेत्रों का एक मिला-जुला रूप है। तो यहाँ की मिट्टी और मौसम के आधार पर पूरे देश को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन और 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में बांटा गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये जरूरी क्यों है? भाई, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से तो तय होता है कि किस इलाके में कौन सी फसल सबसे अच्छी पैदावार देगी। चलिए, अब आते हैं उस दौर पर जिसने सही मायनों में भारतीय खेती की तस्वीर हमेशा के लिए बदल कर रख दी। जी हाँ, बात हो रही है हरित क्रांति की। तो इसकी शुरुआत हुई साल 1966-67 में, और सबसे पहले इसे लागू किया गया पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब एक सवाल यहाँ ये भी आता है कि भाई, इन्हीं इलाकों को क्यों चुना गया? जवाब सीधा सा है, क्योंकि यहाँ सिंचाई की सुविधाएं पहले से ही बेहतर थीं और खेती के लिए माहौल भी काफी सही था। देखिए, इसकी जबरदस्त कामयाबी के पीछे ना कोई एक चीज नहीं थी, बल्कि ये तो एक पूरा पैकेज था। इसमें बेहतर क्वालिटी के बीज, केमिकल खाद, कीटनाशक, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था, इन सब पर जोर दिया गया ताकि पैदावार को कई गुना बढ़ाया जा सके। लेकिन ये जो बड़ा बदलाव था ना, ये एक दोधारी तलवार जैसा साबित हुआ। मतलब, एक तरफ तो खेती की पैदावार आसमान छूने लगी और हमारा देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसके कुछ नुकसान भी सामने आए, जैसे कि जमीन के नीचे का पानी कम होने लगा, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति घटने लगी और जो पुराना फसल का पैटर्न था वो भी बदलने लगा। वैसे एक मजेदार बात बताएं, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति शब्द है ना, इसे सबसे पहले अमेरिका के विलियम गॉड ने इस्तेमाल किया था। तो इस क्रांति को सफल बनाने के पीछे 2 बड़े नामों को याद रखना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में इसका चेहरा थे नॉर्मन ई बोरलॉग, और जब बात भारत की आती है तो इस क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। तो अनाज की बात तो हो गई, अब बात करते हैं एक और बड़ी क्रांति की। एक ऐसी क्रांति जिसने भारत को दूध के मामले में दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया। जी, इसे कहा गया श्वेत क्रांति। इसका मकसद सिर्फ एक था, लेकिन वो बहुत बड़ा था। देश में दूध का उत्पादन इतना बढ़ा देना कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन जाए और अपनी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर ना रहे। इसकी शुरुआत हुई थी साल 1970 में गुजरात के आणंद शहर से, और इस पूरे मिशन के पीछे जिस शख्स का दिमाग था वो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें हम सब मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, तो इन क्रांतियों के बाद अब जरा उस आर्थिक पॉलिसी को समझते हैं जो आज भी करोड़ों किसानों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। बात हो रही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, यानी MSP की। ये जो नंबर है 23, इसका क्या मतलब है? दरअसल ये उन फसलों की संख्या है जिनके लिए सरकार हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी एक तरह की गारंटी कीमत की सिफारिश करती है। और एक बात ध्यान देने वाली है, इन 23 फसलों में सिर्फ अनाज ही नहीं है, बल्कि इसमें दालें भी हैं, तिलहन भी हैं और तो और कुछ कमर्शियल फसलें भी शामिल हैं। मतलब इसमें काफी विविधता रखी गई है। और अगर कमर्शियल फसलों की बात करें तो उनमें आते हैं गन्ना, कपास, कच्चा जूट और खोपरा। अच्छा, तो ये कीमतें तय करने की सिफारिश जो संस्था करती है उसका नाम है CACP,
इसकी स्थापना हुई थी 1965 में और 1985 में इसका नाम बदलकर CACP कर दिया गया, जो आज तक चला आ रहा है। ये संस्था सीधे सीधे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत काम करती है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो हमने देखा कि कैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और फिर MSP जैसी नीतियों ने भारतीय खेती को एक नई दिशा दी। लेकिन इन पुरानी क्रांतियों के असर और आज की जो नई चुनौतियां हैं, उनको देखते हुए एक सवाल तो मन में आता ही है कि भारत की अगली कृषि क्रांति आखिर कैसी होगी और वो किन समस्याओं का हल निकालेगी। नमस्ते। चलिए आज ना भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ बहुत ही जरूरी पहलुओं को समझते हैं। और मजे की बात यह है कि हम ये सब एक स्टूडेंट के बड़े ही कमाल के नोट्स के जरिए करने वाले हैं। तो तैयार हैं? शुरू करते हैं इस सफर को। तो देखिए, आज हम 3 चीजों पर खास ध्यान देंगे। सबसे पहले बात होगी भारत की कृषि क्रांतियों की, जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसके बाद हम देखेंगे MSMEs को, जो हमारी इकोनॉमी का इंजन है। और आखिर में हम नजर डालेंगे भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों पर, महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न। तो ये है आज का प्लान। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, मतलब अर्थव्यवस्था की नींव से, और वो है कृषि। चलिए देखते हैं उन बड़ी बड़ी क्रांतियों को जिन्होंने सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि पूरे देश का नक्शा ही बदल दिया। देखिए, हर क्रांति का ना एक अपना खास मकसद था। जैसे हरित क्रांति, इसने हमें खाने पीने मतलब अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। फिर आई श्वेत क्रांति, जिसे हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। उसने तो दूध उत्पादन में कमाल ही कर दिया। ठीक वैसे ही नीली क्रांति का फोकस था मछली पालन पर, गुलाबी क्रांति का झींगा और प्याज पर, और हाँ, लाल क्रांति ने टमाटर और मांस के प्रोडक्शन को बहुत आगे बढ़ाया। पर रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती, इसके आगे भी बहुत कुछ है। देखिए, सुनहरी क्रांति ने फलों, शहद और बागवानी पर जोर दिया। भूरी क्रांति, ये थी उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर्स के लिए, जो खेतों के लिए बहुत जरूरी हैं। रजत क्रांति ने अंडा और पोल्ट्री इंडस्ट्री को बूस्ट दिया। पीली क्रांति से हम तिलहन मतलब तेल वाले बीजों में आत्मनिर्भर बने। और हाँ, स्वर्ण रेशा क्रांति ने जूट इंडस्ट्री को एक नई जान दे दी। और ये देखिए, लिस्ट अभी भी जारी है। अच्छा, रजत रेशा क्रांति कपास यानी कॉटन के लिए थी। याद है, स्वर्ण रेशा जूट के लिए थी। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। फिर गोल क्रांति आई आलू के लिए, हरित सोना क्रांति बांस के लिए, और मूंग क्रांति ने मोटे अनाज को वापस चलन मिलाया। और आखिर में बादामी क्रांति, जिसने हमारे मसालों की महक दुनिया भर में फैलाई। मतलब इससे पता चलता है कि हमारी कृषि प्लानिंग कितनी डिटेल्ड और गहरी थी। तो ये तो हो गई नींव की बात। चलिए अब बात करते हैं उस इंजन की जो हमारी इकोनॉमी को असल में दौड़ाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाखों छोटे और मंझले उद्योगों की, यानी MSMEs की। तो सवाल ये उठता है कि कोई कंपनी माइक्रो, स्मॉल या मीडियम कब कहलाती है? देखिए, ये सब 2 चीजों पर टिका है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक है और टर्नओवर 5 करोड़ तक, तो वो हो गई माइक्रो यूनिट। स्मॉल यूनिट के लिए ये लिमिट बढ़कर हो जाती है 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ का टर्नओवर। और मीडियम के लिए 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ का टर्नओवर। और एक और जरूरी बात, ये जो नियम है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों पर एक जैसा ही लागू होता है। अच्छा, तो छोटे और मीडियम बिजनेस की बात हो गई। अब चलिए स्केल को एकदम पलट देते हैं और चलते हैं दूसरे छोर पर। अब हम बात करेंगे भारत के इंडस्ट्रियल जायंट्स की, मतलब हमारी बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों की। तो सरकार की जो ये बड़ी कंपनियां हैं ना, इनको 3 खास कैटेगरीज में बांटा गया है, महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न। और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये असल में उनके साइज, उनके प्रॉफिट और उनकी ग्लोबल पहुंच को दिखाते हैं। तो सबसे ऊपर टॉप पर आती हैं महारत्न कंपनियां। और पता है कितनी है ये? पूरे देश में सिर्फ 12। ये हैं हमारे पब्लिक सेक्टर के असली चैंपियंस, जो दुनिया भर में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और मजे की बात देखिए, नवरत्न कंपनियों का नंबर भी 12 ही है। ये भी बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट कंपनियां हैं। इनको थोड़ी ज़्यादा आज़ादी दी जाती है फैसले लेने में, ताकि ये ग्लोबल मार्केट में तेज़ी से काम कर सके। इनके बाद नंबर आता है मिनी रत्न कंपनियों का, और इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 74।
ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो हमारी इकोनॉमी के हर सेक्टर में बिना ज्यादा शोर किए बहुत जरूरी काम कर रहा है। लेकिन कहानी में एक और छोटा सा ट्विस्ट है। इन 74 मिनी रत्न कंपनियों को भी ना 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। कैटेगरी 1 में 62 कंपनियां हैं जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं और कैटेगरी 2 में बाकी 12 कंपनियां हैं। तो हमने शुरुआत की खेतीबाड़ी की जड़ों से, फिर एमएसएमईज को समझा जो इकोनॉमी का दिल है, और आखिर में हमने सरकारी कंपनियों के दिग्गजों को भी देखा। ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है ना, कि ये सब एक छोटा सा किसान, एक मीडियम साइज की फैक्ट्री और एक बहुत बड़ी महारत्न कंपनी, ये सब अलग अलग लेवल पर काम करते हुए एक साथ मिलकर हमारे देश की इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी को चलाते कैसे हैं? सोचिएगा जरूर इस बारे में। नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था आखिर किन चीजों पर टिकी है? आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं पिलर्स की, उन बड़ी बड़ी कंपनियों, उन ताकतवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और उन पॉलिसीज की जिन्होंने मिलकर भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की कहानी लिखी है। तो चलिए इन स्तंभों को जरा करीब से देखते हैं। तो आज का हमारा ये सफर 3 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम मिलेंगे उन इंडस्ट्रियल जायंट से, यानी महारत्न कंपनियों से, जिनके नाम हम अक्सर सुनते रहते हैं। फिर हम देखेंगे कि इन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है, मतलब वो कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। और आखिर में हम उन ऐतिहासिक फैसलों पर नजर डालेंगे जिन्होंने भारत की आर्थिक दिशा ही बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है भारत की महारत्न कंपनियां। आप इन्हें इंडियन इंडस्ट्री के सुपरस्टार समझ सकते हैं। ये वो सरकारी कंपनियां हैं जो इतनी बड़ी और इतनी इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें ये स्पेशल महारत्न का दर्जा मिला है। तो ये रही लिस्ट हमारे सामने। देखिए, इसमें एनटीपीसी जैसी पावर जायंट्स हैं, ओएनजीसी जैसी तेल और गैस की दिग्गज कंपनियां हैं, और सेल जैसी स्टील बनाने वाली कंपनी भी। एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि इनमें से ज्यादातर 1950 और 70 के बीच बनी थीं। ये वो दौर था जब भारत अपने इंडस्ट्रियल बेस की नींव रख रहा था। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इस लिस्ट में आगे बीएचईएल जैसी इंजीनियरिंग कंपनियां हैं और एचपीसीएल और बीपीसीएल जैसी पेट्रोलियम कंपनियां भी। इससे पता चलता है कि भारत का पब्लिक सेक्टर कितना डाइवर्स है, इकोनॉमी के कितने अलग अलग हिस्सों में इसकी एक अहम भूमिका है। अच्छा, एक बात तो साफ है, इन सभी बड़ी बड़ी कंपनियों को आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती ही है ना। बस यहीं पर हमारे अगले पिलर्स, यानी हमारे अगले स्तंभ काम आते हैं। तो अब हम नजर डालेंगे भारत के उन बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की असली फाइनेंशियल बैकबोन है। ये लिस्ट सिर्फ कुछ नाम और तारीखें नहीं है, ये अपने आप में भारत की इकोनॉमिक जर्नी की एक कहानी बताती है। देखिए, आईएफसीआई की स्थापना हुई 1948 में, यानी आज़ादी के ठीक बाद, ताकि इंडस्ट्री को पैसा मिल सके। फिर जैसे जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ी, सिडबी जैसे और स्पेशलाइज्ड बैंक आए जिनका फोकस छोटे उद्योगों पर था। तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं, बल्कि भारत की बदलती फाइनेंशियल ज़रूरतों का एक पूरा रोड मैप है। तो हमने प्लेयर्स को देख लिया, यानी कंपनियों को, और बैंकर्स को भी देख लिया, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। अब टाइम है खेल के नियमों को समझने का, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी को उसकी पॉलिसीज और कानून ही तो शेप देते हैं, है ना। तो चलिए अब उन कुछ बड़े फैसलों पर नजर डालते हैं जिन्होंने भारत की इकोनॉमिक कहानी को एक नई दिशा दी। तो सबसे पहले बात करते हैं फेरा की, जो 1973 में आया था। इसका पूरा नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसका मेन मकसद था फॉरेन एक्सचेंज के फ्लो को बहुत सख्ती से कंट्रोल करना। आप ऐसा समझ लीजिए कि सरकार हर उस डॉलर पर नजर रख रही थी जो देश में आ रहा था या देश से बाहर जा रहा था, और ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1974 से। लेकिन फिर इकोनॉमी को लेकर सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उस सख्त फेरा की जगह 1999 में आया फीमा, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। देखिए, नाम में ही फर्क है, रेगुलेशन से मैनेजमेंट तक का सफर। मतलब अब सख्त कंट्रोल की जगह एक ज्यादा लिबरल और ओपन अप अप्रोच अपनाई गई, जिसने फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को काफी आसान बना दिया, और ये 2000 में लागू हुआ। अब एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भारत ने साल 2000 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ की पॉलिसी शुरू की। पर मजे की बात यह है कि भारत इस मामले में बहुत पहले से ही एक्टिव था।
एशिया का जो सबसे पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन यानी ईपीजेड था ना, जो कि एसईजेड का ही एक पुराना वर्जन है, वो 1965 में ही गुजरात के कांडला में बन गया था। सोचिए, ये वाकई अपने समय से कितनी आगे की सोच थी। और अब बात करते हैं उस एक पल की जिसने शायद सब कुछ बदल कर रख दिया। तारीख थी 24 जुलाई 1991। इसी दिन भारत की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई। इसी पॉलिसी ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के दरवाजे खोले, जिसे हम सब एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। सही मायने में इसी एक कदम ने इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। और आखिर में एक ऐसा रिफॉर्म जो सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत जरूरी। 2016-17 में सरकार ने बजट में प्लान और नॉन प्लान खर्च के बीच का जो पुराना तरीका था, उसे खत्म कर दिया। इस एक छोटे से बदलाव ने बजट प्रोसेस को काफी सिंपल बना दिया और सरकारी खर्च को मैनेज करने के तरीके को और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना दिया। तो हमने इन विशाल कंपनियों को देखा, इन पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को समझा और उन ऐतिहासिक पॉलिसीज पर भी नजर डाली। यही वो स्तंभ है जिन्होंने भारत को आज यहाँ तक पहुंचाया है। पर सवाल अब भी वही है, भारत की इकोनॉमिक जर्नी का अगला पड़ाव क्या होगा? भविष्य की कहानी वो तो अभी लिखी जानी बाकी है। नमस्कार। आज हम एक स्टूडेंट के हाथ से लिखे नोट्स को खोलने जा रहे हैं और इन नोट्स के पन्नों में छिपी है भारत की कुछ सबसे अहम सरकारी योजनाओं की कहानी। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक देश की ज़रूरतें और प्राथमिकताएं कैसे बदली। अच्छा, तो इन नोट्स के हिसाब से हम इस पूरी कहानी को 4 हिस्सों में देखेंगे। कुल 20 खास कार्यक्रम हैं जिन्हें अलग अलग दौर में बांटा गया है। इससे ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि वक्त के साथ देश की सोच कैसे विकसित हुई। तो सबसे पहले चलते हैं उन शुरुआती सालों में, आज़ादी के ठीक बाद के वो दशक, जब एक नए राष्ट्र की नींव रखी जा रही थी। सारा जोर इस बात पर था कि ज़मीनी स्तर पर समुदायों को कैसे खड़ा किया जाए, उन्हें मजबूत कैसे बनाया जाए। देखिए, इसकी शुरुआत हुई 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम से। मकसद सीधा और बड़ा था, गांव में रहने वाले हर इंसान का जीवन बेहतर बनाना। फिर धीरे धीरे फोकस और सटीक होता गया। 1979 में आया ट्राइसेम, जिसने ग्रामीण युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए हुनर सिखाया। और ठीक इसके बाद 1982 में ड्वाक्रा योजना आई, जिसका पूरा ध्यान गांव में महिलाओं और बच्चों के विकास पर था। 80 और 90 के दशक तक आते आते जोर अब बुनियादी ज़रूरतों पर था, जैसे इंदिरा आवास योजना। इसने समाज के सबसे कमज़ोर तबकों को एक पक्की छत देने का काम किया। और फिर आई मध्याह्न भोजन योजना, जिसने ये पक्का किया कि स्कूल में बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि अच्छा और पौष्टिक खाना भी मिले। अब देखिए, जैसे जैसे 20वीं सदी खत्म हो रही थी, योजनाओं का रुख भी बदल रहा था। अब फोकस इस बात पर था कि लोगों को आर्थिक तौर पर कैसे मजबूत बनाया जाए, उन्हें रोजगार कैसे दिया जाए। इस दौर में ना एक के बाद एक 3 बड़े कदम उठाए गए। एक तरफ स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना से शहरों में बेरोजगारी कम करने की कोशिश हुई, तो दूसरी तरफ किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को बहुत कम ब्याज पर कर्ज मिलना शुरू हुआ। और फिर गांवों के लिए आई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ताकि लोग वहां भी अपना काम धंधा शुरू कर सकें। साल 2000 बहुत ही खास रहा। इस एक साल में 2 बड़ी चीजें हुईं। पहली, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसने दूर दराज के गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा। और दूसरी, अन्नपूर्णा अन्न योजना, जिसने ये सुनिश्चित किया कि देश के सबसे गरीब परिवारों तक अनाज पहुंचे। मतलब एक तरफ देश को जोड़ने का काम हो रहा था और दूसरी तरफ किसी का पेट खाली न रहे, इसका भी ध्यान रखा जा रहा था। तो नई सदी, नया दौर। सवाल ये उठता है कि 21वीं सदी की शुरुआत में भारत की प्राथमिकताएं क्या थीं? क्या सोच वही पुरानी थी या अब कुछ नया होने वाला था? और यहीं से योजनाओं की सोच में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव आया। अब सरकारें सिर्फ मदद या कल्याण की बात नहीं कर रही थीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य को नागरिकों का अधिकार मानकर योजनाएं बना रही थीं। इस नई सोच की पहली झलक हमें 2001 में मिली, सर्व शिक्षा अभियान के रूप में। इसने हर बच्चे के लिए मुफ्त शिक्षा को कानूनी तौर पर एक अधिकार बना दिया। और फिर 2005 में आई भारत निर्माण योजना, जिसका लक्ष्य था गांव के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब सड़क, पानी, बिजली, घर, हर चीज को एक साथ सुधारना। और फिर आया साल 2006 और वो ऐतिहासिक कानून,
जिसने ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की, यानी मनरेगा की। देखिए, मनरेगा सिर्फ एक स्कीम नहीं थी, ये एक कानूनी गारंटी थी। इसने पहली बार काम को एक अधिकार बनाया। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। सरकार की मदद से नागरिक का हक तक का सफर। ये सच में एक गेम चेंजर था। और ये अधिकारों का दायरा बढ़ता ही जा रहा था। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने गांव-गांव तक अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का बीड़ा उठाया। और फिर 2007 में आई आम आदमी बीमा योजना, जिसने उन मजदूरों को भी बीमा की सुरक्षा दी जिनका कोई संगठित क्षेत्र नहीं था। चलिए, अब इन नोट्स के आखिरी हिस्से पर आते हैं। ये वो दौर है जब राष्ट्रीय कार्यक्रमों का पैमाना और भी बढ़ा और उनकी सोच और भी महत्वाकांक्षी हो गई। 2008 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ने गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का एक बड़ा कवर दिया। और फिर 2014 में वो हुआ जिसे वित्तीय क्रांति कहा जा सकता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसने करोड़ों लोगों को पहली बार बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा, वो भी जीरो बैलेंस खाते के साथ। और 2014 तो बड़े बड़े मिशनों का ही साल था। एक तरफ देश को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ, तो दूसरी तरफ पूरे देश में सफाई के लिए स्वच्छ भारत मिशन ने जोर पकड़ा। और साथ ही मिशन इंद्रधनुष ने ये पक्का किया कि देश का कोई भी बच्चा और कोई भी गर्भवती महिला टीकाकरण से वंचित न रहे। तो जब हम इन सारे पन्नों को पलटकर एक साथ देखते हैं तो एक पूरी कहानी नजर आती है। एक देश की कहानी जो सामुदायिक विकास से शुरू हुई, फिर रोजगार और बुनियादी जरूरतों पर आई, और फिर अधिकारों की गारंटी देते हुए बड़े बड़े राष्ट्रीय मिशनों तक पहुंची। ये कमाल का सफर है। गांव की एक छोटी सी सड़क से लेकर हर नागरिक के बैंक खाते तक, ये लिस्ट सिर्फ कुछ योजनाओं के नाम नहीं है। ये असल में उस नींव के पत्थर हैं जिन पर आज का भारत खड़ा है। और ये सोचना बहुत दिलचस्प है कि ये नींव आने वाले कल को कैसे आकार देगी। नमस्कार। तो चलिए आज हम भारत में बैंकिंग की कहानी को समझते हैं। मतलब उन पुराने दिनों से लेकर जब पहला बैंक खुला था, आज के डिजिटल युग तक। ये सफर अपने आप में दिखाता है कि हमारे देश में पैसों के लेन देन का तरीका आखिर कैसे बदला है। तो इस कहानी की शुरुआत होती कहाँ से है? कभी सोचा है कि भारत में सबसे पहला बैंक आखिर कौन सा था और वो कब खुला था? क्योंकि देखिए, यहीं से हमारे बैंकिंग इतिहास की नींव पड़ी। और इसका जवाब है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये 1770 में कलकत्ता में खुला था और यहीं से हम कह सकते हैं कि भारत में एक व्यवस्थित बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत हुई। इस पूरे सफर में हम 5 मुख्य पड़ावों पर रुकेंगे। सबसे पहले देखेंगे भारत के पहले बैंक, फिर जानेंगे इंपीरियल बैंक के जन्म के बारे में, उसके बाद आरबीआई का गठन, फिर आएगा राष्ट्रीयकरण का दौर, और आखिर में हम कुछ हाल के डेवलपमेंट्स पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। देखिए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बाद एक नया दौर आया जब भारतीय खुद बैंकिंग की दुनिया में आगे आने लगे। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क समझना काफी दिलचस्प है। 1881 में अवध कमर्शियल बैंक बना जिसे भारतीय चला रहे थे, लेकिन 1894 में बना पंजाब नेशनल बैंक। वो पहला ऐसा बैंक था जो पूरी तरह से भारतीय पैसों और मैनेजमेंट से खड़ा हुआ था। सही मायने में ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। अब आते हैं उस दौर में जब बैंकिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उस समय के 3 सबसे बड़े प्रेसिडेंसी बैंक वो एक साथ आए और एक बहुत बड़े पावरफुल बैंक का गठन हुआ। ये 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। फिर 1921 में इन तीनों को मिलाकर एक नया बैंक बनाया गया जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन इंपीरियल बैंक की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1 जुलाई 1955 को भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया और इसे एक नया नाम दिया गया जिसे आज हम सब जानते हैं, भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI, जो आज भारत का सबसे बड़ा बैंक है। देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए ना एक सेंट्रल बैंक की जरूरत होती है, एक ऐसा बैंक जो सभी बैंकों का बैंक हो। तो चलिए देखते हैं कि भारत का सेंट्रल बैंक यानी RBI कैसे अस्तित्व में आया। भारतीय रिजर्व बैंक या RBI हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी।
उस कमीशन ने ये महसूस किया कि भारत को अपनी करेंसी और बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक इंडिपेंडेंट संस्था की सख्त जरूरत है। आरबीआई से जुड़ी ये 3 बातें याद रखना बहुत जरूरी है। इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। आज़ादी के बाद 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने आरबीआई को लीड किया। इसके सबसे पहले गवर्नर एक अंग्रेज थे, सर ओसबॉर्न स्मिथ। लेकिन आज़ादी के बाद पहले भारतीय गवर्नर बनने का सम्मान मिला सीडी देशमुख को। ये दोनों ही नाम आरबीआई की शुरुआती यात्रा के प्रतीक हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात है कि आरबीआई ने सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि शुरुआत में हमारे 2 पड़ोसी देशों के लिए भी सेंट्रल बैंक का काम किया था। जी हाँ, इसने मार्च 1947 तक बर्मा, जिसे अब म्यांमार कहते हैं, और जून 1948 तक पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम को भी संभाला। अब हम भारतीय बैंकिंग के एक ऐसे दौर में चलते हैं जिसने इसकी दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कार्यकाल था, जब सरकार ने फैसला किया कि बैंकों को आम आदमी के और करीब लाना होगा। 19 जुलाई 1969 ये एक ऐतिहासिक तारीख थी। इस दिन देश के 14 सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका मकसद ये था कि बैंकिंग का फायदा सिर्फ बड़े शहरों और इंडस्ट्रीज तक ही ना रहे, बल्कि गांव-गांव और आम लोगों तक भी पहुंचे। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। लगभग 1 दशक बाद 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस कदम ने भारत में सरकारी बैंकों के नेटवर्क को और भी ज्यादा बड़ा और मजबूत बना दिया। चलिए अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और आज के दौर के कुछ अहम बैंकिंग डेवलपमेंट्स को देखते हैं, जिन्होंने आज के मॉडर्न भारत के बैंकिंग सीन को शेप दिया है। इसका एक अच्छा उदाहरण है बंधन बैंक। इसकी शुरुआत 2001 में एक माइक्रो फाइनेंस संस्था के तौर पर हुई थी और बाद में ये एक पूरा बैंक बन गया। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बहुत बड़ा उदाहरण माना जाता है। इसके बाद एक और बहुत खास पहल हुई, भारतीय महिला बैंक की स्थापना। 19 नवंबर 2013 को नई दिल्ली में ये बैंक शुरू हुआ। इसका एक ही मकसद था, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से बैंकिंग सर्विसेज देना। हालांकि इस बैंक का सफर बहुत लंबा नहीं चला। महिलाओं तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को और बड़े पैमाने पर ले जाने के लिए 1 अप्रैल 2017 को इसका मर्जर देश के सबसे बड़े बैंक यानी एसबीआई में कर दिया गया। तो ये थी भारतीय बैंकिंग के इतिहास की एक झलक। लेकिन ये कहानी लगातार लिखी जा रही है। अब जब हम डिजिटल पेमेंट, फिनटेक और ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, तो ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि भारत की बैंकिंग का अगला बड़ा चैप्टर आखिर क्या होगा। नमस्कार, आज हमारे हाथ एक बहुत ही कमाल की चीज लगी है, एक स्टूडेंट के बनाए हुए नोट्स। और इन नोट्स में भारत की प्रमुख सरकारी योजनाओं का पूरा सफर बड़ी खूबसूरती से दर्ज है। तो चलिए साथ मिलकर इन नोट्स के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। तो ये जो नोट्स हैं, इन्हें बनाने वाले ने बड़े अच्छे से 4 हिस्सों में बांटा है, जो 2015 से लेकर 2022 तक की योजनाओं को कवर करते हैं। चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 2015 से, और ये साल आप देखिए एक तरह से नींव रखने वाला साल था। सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़ी कई बड़ी योजनाएं एक साथ आईं। अब जरा देखिए नोट्स बनाने का तरीका कितना शानदार है। सबसे पहले एक ही दिन शुरू हुई 2 योजनाओं को साथ रखा गया है, बेटी बचाओ और सुकन्या समृद्धि, जो सीधे सीधे लड़कियों के भविष्य से जुड़ी हैं। इसके बाद फोकस किसानों और छोटे व्यापारियों पर जाता है और फिर सामाजिक सुरक्षा की पहली झलक मिलती है सुरक्षा बीमा योजना के साथ। अच्छा, अब यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिलती है, सोशल सिक्योरिटी पर कितना जोर था। ये देखिए, एक ही दिन 2 बीमा योजनाएं लॉन्च हुई, लेकिन दोनों अलग अलग जोखिमों को कवर करती हैं। नोट्स में प्रीमियम की रकम को हाईलाइट करके इस फर्क को कितने अच्छे से समझाया गया है। एक एक्सीडेंटल कवर है और दूसरा लाइफ कवर। ठीक है, तो 2015 के बाद अब आते हैं 2016 पर और देखते हैं कि यहाँ फोकस कैसे बदला, कैसे उद्यमिता और ग्रामीण भारत की जरूरी सेवाओं पर ध्यान दिया गया। 2016 में फोकस एकदम साफ दिखता है, ये शिफ्ट हो गया उद्यमिता की तरफ। नोट्स में स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया को एक साथ रखकर ये बात कितनी अच्छी तरह समझाई गई है कि एक तरफ तो इनोवेशन को बढ़ावा देना था और दूसरी तरफ SC, ST और महिला उद्यमियों पर खास ध्यान देना था।
और साथ ही उज्ज्वला योजना से ऊर्जा, फसल बीमा से किसानों की सुरक्षा और आवास योजना से ग्रामीण घरों पर भी काम हुआ। और अब देखिए नोट्स बनाने का एक और मजेदार तरीका। हम 2016 में थे, लेकिन अब हम वापस 2015 में जा रहे हैं एक बहुत जरूरी योजना को समझने के लिए। शायद कृषि से जुड़ी योजनाओं को एक साथ रखने के लिए ऐसा किया गया है। तो मतलब फसल बीमा की बात तो हुई, लेकिन ये योजना ये दिखाती है कि सबसे बुनियादी चीज यानी कि खेतों तक पानी पहुंचाने पर भी पूरा ध्यान दिया गया। एक तरह से खेती को सपोर्ट करने का पूरा सर्कल पूरा हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 2017 से 2019 के दौर में, और इन नोट्स को देखकर साफ पता चलता है कि अब वेलफेयर यानी कल्याण का दायरा और भी बड़ा हो रहा था। साल 2018 में एक ऐसी हेल्थ स्कीम आई जिसने सब कुछ बदल दिया। हर परिवार को हर साल एक बहुत बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया गया। और जानते हैं वो रकम कितनी थी? 5 लाख रुपए। और ये स्लाइड तो एकदम साफ साफ दिखाती है कि अब योजनाओं का स्केल कितना बड़ा हो चुका था। सोचिए, सौभाग्य से घर घर बिजली पहुंची, भारतमाला से सड़कें बनी, और फिर वो गेम चेंजर स्कीम आयुष्मान भारत। और इतना ही नहीं, पीएम किसान के जरिए पहली बार किसानों के खाते में सीधे पैसे भी आए। तो अब हम आ गए हैं इन नोट्स के आखिरी हिस्से में। यहां बात हो रही है सबसे हाल की योजनाओं की, जो लैंड रिकॉर्ड्स और स्कूलों जैसी एकदम फाउंडेशनल चीजों को मॉडर्न बनाने पर फोकस्ड हैं। और आखिर में ये नोट्स हमें भविष्य की तैयारी की तरफ ले जाते हैं। एक तरफ स्वामित्व योजना, जो गांवों में लोगों को उनकी जमीन का हक दे रही है, और दूसरी तरफ पीएम श्री स्कूल, जो शिक्षा का लेवल ही ऊपर ले जाने की बात कर रही है। मतलब ये दोनों ही आने वाली पीढ़ी के लिए एक मजबूत नींव तैयार करने वाले कदम हैं। तो इन नोट्स के जरिए हमने पूरा सफर देखा कि कैसे योजनाओं का फोकस पहले बुनियादी जरूरतों पर था, फिर वो उद्यमिता की तरफ गया, फिर बड़े पैमाने पर कल्याणकारी योजनाएं आईं, और अब भविष्य के लिए निवेश हो रहा है। ये पूरा सफर हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि भारत की कहानी का अगला अध्याय आखिर किस पर केंद्रित होगा। कभी सोचा है कि हमारी अर्थव्यवस्था चलती कैसे है? चीजों पर टैक्स कैसे लगता है, या फिर लोन इतने महंगे या सस्ते क्यों हो जाते हैं? आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे, और वो भी एक स्टूडेंट के बनाए हुए स्टडी नोट्स से। चलिए कराधान और आरबीआई की मौद्रिक नीति जैसे बड़े टॉपिक्स को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम टैक्स की दुनिया में चलेंगे, जहां हम जीएसटी और वीएटी को जानेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई पूरी अर्थव्यवस्था में पैसों के बहाव को कैसे कंट्रोल करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जीएसटी से। ये नाम तो हम सब ने सुना ही है। इसे भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि इसने कई सारे पुराने टैक्स हटाकर एक सिंगल टैक्स सिस्टम बना दिया। पर सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है। अच्छा, तो जीएसटी सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है इसकी टैक्स दरें। सरकार ने हर चीज के लिए एक जैसी दर नहीं रखी है। अलग अलग सामान और सर्विसेज पर अलग अलग रेट्स लगते हैं। पर ऐसा है क्यों? चलिए पता करते हैं। तो ये हैं वो 4 मेन स्लैब्स, 5%, 12%, 18% और 28%। मतलब सीधा सा हिसाब है। जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उन पर टैक्स कम है, और जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पर टैक्स सबसे ज्यादा। बस यही है जीएसटी स्लैब का पूरा खेल। अच्छा, जीएसटी तो अब आया है, लेकिन इससे पहले क्या था? तब जो सिस्टम चलता था उसे कहते थे वैट, यानी वैल्यू एडेड टैक्स। तो चलिए अब जरा इस पुराने सिस्टम को भी समझ लेते हैं। तो ये वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स आखिर है क्या? इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनता है, फिर वो होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास। हर स्टेज पर उसकी कीमत थोड़ी थोड़ी बढ़ती है ना? बस वीएटी उसी बढ़ी हुई कीमत यानी वैल्यू ऐड पर लगने वाला टैक्स था। अब देखिए ये नोट्स कितने अच्छे से वीएटी की पूरी कहानी बताते हैं। तो शुरू करते हैं इसके बेसिक आइडिया से। तो सबसे पहला सवाल, ये किस तरह का टैक्स है? ये है एक अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये टैक्स सीधे सरकार को नहीं दिया जाता था। जब कोई सामान खरीदा जाता था तो टैक्स उसकी कीमत में ही शामिल होता था, और फिर दुकानदार उसे सरकार तक पहुंचाता था। और पता है भारत में इसे लाने की सिफारिश किसने की थी? ये बात है 1991 की, जब चलैया समिति ने इसे लागू करने की बात कही थी।
और सबसे पहले इसे लागू करने वाला राज्य कौन सा था? वो था हरियाणा, जिसने 1 अप्रैल 2003 से इसे अपना लिया था। फिर धीरे धीरे करके बाकी राज्य भी इसमें शामिल होते गए और इस लिस्ट में सबसे आखिरी में नाम आया उत्तर प्रदेश का 1 जनवरी 2008 को, और इस तरह ये पूरे देश में लागू हो गया था। तो ये तो हुई टैक्स की बात, जिससे सरकार को पैसा मिलता है। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, पूरे देश में पैसे के फ्लो को, मतलब मनी सप्लाई को कौन कंट्रोल करता है? जी हां, ये काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो चलिए अब आरबीआई के उन पावरफुल टूल्स को समझते हैं जिनसे वो पूरी इकोनॉमी पर नजर रखता है। इसमें सबसे पहले आते हैं आरक्षित अनुपात या रिजर्व रेशियोज। ये वो पैसा होता है जो बैंकों के लिए एक तरह से कंपल्सरी है। उन्हें इसे अपने पास या फिर आरबीआई के पास रिजर्व में रखना ही पड़ता है। तो पहला है एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसको ऐसे समझिए कि ये बैंकों का अपना इमरजेंसी फंड है। उन्हें अपने टोटल डिपॉजिट का एक हिस्सा अपने ही पास रखना पड़ता है, लेकिन कैश में नहीं, बल्कि गोल्ड या सरकारी बॉन्ड्स जैसी सेफ चीजों में। अब दूसरा है सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो। ये एसएलआर से अलग है। ये पैसा बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, वो भी कैश में। और एक मजे की बात, इस पैसे पर उन्हें कोई ब्याज भी नहीं मिलता। असल में मार्केट में पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ये आरबीआई का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो रिजर्व रेशियो तो हो गए। इसके अलावा आरबीआई का दूसरा बड़ा हथियार है ब्याज दरें, मतलब वो रेट्स जिन पर आरबीआई दूसरे बैंकों के साथ लेन देन करता है, या तो उन्हें कर्ज देता है या उनसे कर्ज लेता है। तो इसमें है बैंक रेट। ये वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को लंबे समय, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। ये एक तरह से पूरी इकोनॉमी की सेहत का सिग्नल देता है। और अब आता है सबसे जरूरी रेट, जिसका नाम हम अखबारों में सबसे ज्यादा सुनते हैं, रेपो रेट। ये वो रेट है जिस पर बैंक्स आरबीआई से शॉर्ट टर्म, मतलब कुछ दिनों के लिए कर्ज लेते हैं। हमारे होम लोन, कार लोन, सबकी ईएमआई बहुत हद तक इसी से जुड़ी होती है। और फिर है इसका ठीक उल्टा, रिवर्स रेपो रेट। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कहानी उल्टी हो जाती है। जब बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तो वो उसे आरबीआई के पास जमा कर देते हैं और इस रेट पर ब्याज कमाते हैं। तो सीधा सा फर्क है, रेपो रेट में पैसा आरबीआई से बैंकों की तरफ बहता है, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी यानी पैसा बढ़ता है। और रिवर्स रेपो रेट में पैसा बैंकों से आरबीआई की तरफ आता है, जिससे मार्केट से पैसा कम हो जाता है। सारा खेल पैसे के इसी फ्लो का है। लेकिन सवाल ये है कि हम ये सब क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि आरबीआई का हर छोटा बड़ा फैसला सीधा हमारी जेब पे असर डालता है। तो अगली बार जब खबरों में सुने कि आरबीआई ने रेपो रेट सिर्फ 0.25% बदला है, तो जरा सोचिएगा कि इस छोटे से बदलाव का हमारे कार लोन या होम लोन की ईएमआई पर क्या असर हो सकता है। यही वो कनेक्शन है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हमारी रोज की जिंदगी से जोड़ता है। आपने नोटिस किया है कि भारत के बैंकिंग सिस्टम में पिछले कुछ सालों में कितनी उथल-पुथल हुई है? कई जाने पहचाने बैंकों के नाम बदल गए और कुछ तो जैसे गायब ही हो गए। चलिए आज समझते हैं बैंकों के इस बड़े मर्जर, मतलब विलय की पूरी कहानी। हाँ, एक साथ इतने सारे बदलावों को समझना थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर चिंता मत कीजिए, हम इस पूरी गुत्थी को एक-एक करके सुलझाएंगे ताकि पूरी तस्वीर एकदम शीशे की तरह साफ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। अच्छा, इस बड़ी कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना पड़ेगा। मतलब 2020 का जो मेगा मर्जर हुआ, उससे पहले भी कुछ बहुत जरूरी विलय हुए थे और इन्हीं विलय ने इस बड़े बदलाव की जमीन तैयार की थी। तो चलिए सबसे पहले उन्हीं पर एक नजर डालते हैं। तो ये है हमारी यात्रा का पूरा रोड मैप। हम शुरू करेंगे साल 1993 से, फिर देखेंगे 2017 और 2019 में क्या हुआ, और फिर पहुंचेंगे 2020 के उस ऐतिहासिक साल में जिसने भारतीय बैंकिंग का पूरा चेहरा ही बदल कर रख दिया। तो कहानी शुरू होती है 1993 से। उस वक्त देश में आर्थिक उदारीकरण का दौर चल रहा था और ठीक उसी बीच न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय हो गया पंजाब नेशनल बैंक यानी अपने पीएनबी में। आप कह सकते हैं कि ये भविष्य में होने वाले बड़े बड़े मर्जर का एक छोटा सा ट्रेलर था। अब 1993 से सीधा जंप करते हैं 2017 में। इस साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने अपने 5 सहयोगी बैंकों और साथ में भारतीय महिला बैंक को खुद में मिला लिया। बस इस एक फैसले ने एसबीआई को एक ऐसा बैंकिंग जायंट बना दिया कि वो दुनिया के टॉप बैंकों की लिस्ट में जाकर खड़ा हो गया। ठीक 2 साल बाद
तारीख थी 1 अप्रैल 2019। एक और बड़ा विलय हुआ। इस बार बारी थी विजया बैंक और दीना बैंक की। इन दोनों का विलय कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में, और इसके साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा बन गया देश का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक। और अब आते हैं उस ऐतिहासिक दिन पर जिसने भारत के सरकारी बैंकों की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2020 के उस महान एकीकरण की। 1 अप्रैल 2020 ये तारीख बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ी थी। सबसे पहले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ये दोनों मिल गए पीएनबी में। और जानते हैं इस मर्जर का नतीजा क्या हुआ? पीएनबी बन गया देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक। उसी दिन यानी 1 अप्रैल 2020 को ही दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा नाम सिंडिकेट बैंक, इसका विलय हो गया केनरा बैंक में। इस एक कदम ने केनरा बैंक को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया और उसकी पहुंच भी काफी बढ़ गई। फिर एक और ऐतिहासिक मर्जर हुआ। सोचिए, भारत के सबसे पुराने बैंकों में से एक इलाहाबाद बैंक, उसका विलय हो गया इंडियन बैंक में। ये वाकई दो पुरानी और बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थाओं का एक साथ आना था। और 2020 के इस मर्जर फेस्ट में जो आखिरी मर्जर हुआ वो था आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय। इस एकीकरण ने एक और बड़ा और शक्तिशाली बैंक खड़ा कर दिया। तो इतने सारे विलय हो गए, इतने सारे बैंक एक हो गए। सवाल ये उठता है कि इसका नतीजा क्या निकला? आज की तारीख में भारत में कितने सरकारी बैंक बचे हैं? चलिए जरा गिनती करते हैं। तो आखिर फाइनल गिनती है क्या? जवाब है सिर्फ 12। जी हां, सिर्फ 12। जरा सोचिए, 2017 में जहां 27 सरकारी बैंक हुआ करते थे वो अब घटकर बस 12 रह गए हैं। ये कितना बड़ा बदलाव है ना? और इन 12 बैंकों में भी अगर हम सबसे बड़े खिलाड़ियों की बात करें तो सरकारी बैंकों में सबसे बड़ा है अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई, और प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा है एचडीएफसी बैंक। ये दोनों ही अपने अपने मैदान के लीडर हैं। पर एक बात है, ये बैंक सिर्फ साइज में ही बड़े नहीं हैं। इन्होंने भारत में बैंकिंग को हमेशा लीड किया है, हमेशा कुछ नया किया है। चलिए जरा भारतीय बैंकिंग इतिहास के कुछ ऐसे ही फर्स्ट्स पर नजर डालते हैं जब इन बैंकों ने पहली बार कुछ करके नई राहें बनाई। क्या आपको पता है कि भारत में सबसे पहला क्रेडिट कार्ड किसने जारी किया था? वो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और पहला म्यूचुअल फंड वो एसबीआई ने शुरू किया था। इतना ही नहीं, विदेश में मतलब लंदन में सबसे पहली ब्रांच खोलने वाला भारतीय बैंक था बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बस कुछ उदाहरण हैं ये दिखाने के लिए कि इन संस्थानों ने हमेशा से कितना इनोवेशन किया है। चलिए अब आखिर में इन बड़े बड़े वित्तीय संस्थानों की जड़ों को भी देख लेते हैं। मतलब इनकी स्थापना आखिर हुई कब थी? इससे हमें इनकी विरासत और इनके अनुभव की गहराई का अंदाजा लगेगा। ये लिस्ट देखिए, ये इन बैंकों की गहरी जड़ों को दिखाती है। पंजाब नेशनल बैंक को ही देख लीजिए। इसकी शुरुआत 1894 में हुई थी, मतलब आज़ादी से भी बहुत पहले। और हमारे देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई वो बना 1935 में। इस पूरी लिस्ट से एक बात तो साफ है कि इन संस्थानों के पास दशकों का और कुछ के पास तो सदी से भी ज्यादा का तगड़ा अनुभव है। तो ये थी कहानी कि कैसे 27 सरकारी बैंक मिलकर 12 बन गए। सरकार का मकसद तो साफ था, बड़े और मजबूत बैंक बनाना जो दुनिया भर में मुकाबला कर सकें। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है, या फिर आने वाले वक्त में हमें और भी कम लेकिन और भी बड़े बैंक देखने को मिलेंगे? भारतीय बैंकिंग का अगला चैप्टर कैसा होगा, ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा। भारत की आर्थिक कहानी ना सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये सोच में आए एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। सोचिए, 7 दशकों में हम बड़े बड़े सरकारी ब्लूप्रिंट से निकलकर एक मॉडर्न थिंक टैंक तक कैसे पहुंच गए। चलिए इस दिलचस्प सफर को जरा समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, साल है 1947, एक नया आजाद देश और उसके सामने एक पहाड़ जैसा सवाल। एक इतने बड़े राष्ट्र को गरीबी और पिछड़ेपन से निकालकर तरक्की की राह पर कैसे लाया जाए, इसी एक सवाल का जवाब बनी हमारी 5 वर्षीय योजनाएं। तो इस साल 1951 में भारत ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही एम्बिशियस मतलब एक सेंट्रलाइज्ड रास्ता चुना। इसी दौर को हम सब 5 ईयर प्लान्स या 5 वर्षीय योजनाओं के युग के नाम से जानते हैं। तो सवाल यह है कि ये योजनाएं असल में थी क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ा नेशनल ब्लूप्रिंट जिसे दिल्ली में बैठकर बनाया जाता था। अगले 5 साल देश किस तरफ जाएगा, कहाँ कितना पैसा लगेगा, कौन सी फैक्ट्री खुलेगी, सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ ऊपर से ही तय होता था। चलिए
अब इस कहानी को बिल्कुल शुरू से देखते हैं। जो शुरुआती प्लान्स थे ना, उनका मकसद एकदम साफ था। देश का बुनियादी ढांचा यानी कि फाउंडेशन खड़ा करना, एक मजबूत नींव डालना जिस पर आगे चलकर देश की अर्थव्यवस्था खड़ी हो सके। यहाँ हमें भारत की शुरुआती आर्थिक धड़कनें साफ सुनाई देती हैं। देखिए, पहली योजना ने पूरा जोर खेती बाड़ी पर लगाया और नतीजा, लक्ष्य से कई ज्यादा कामयाबी मिली, जिसने पूरे देश में एक नई उम्मीद जगा दी। फिर दूसरी योजना आई जिसमें सारा फोकस भारी उद्योगों पर चला गया, लेकिन तीसरी योजना जिसने दोनों को एक साथ साधने की कोशिश की वो लड़खड़ा गई। शायद ये पहला संकेत था कि एक ही सेंट्रलाइज प्लान से सब कुछ संभालना कितना मुश्किल काम है। ये जो 3.6% है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस दौर की उम्मीद थी। पहली ही कोशिश में टारगेट से आगे निकल जाना इस बात का सबूत था कि हाँ, प्लान करके डेवलपमेंट करना मुमकिन है। इसने देश को एक जबरदस्त आत्मविश्वास दिया था। तो कुल मिलाकर बात यह थी कि शुरुआती दौर पूरी तरह से देश की रीढ़ की हड्डी बनाने पर टिका था, यानी खेती और जरूरी उद्योग। मकसद साफ था, देश को अपने पैरों पर खड़ा करना। लेकिन देखिए, जैसे जैसे देश आगे बढ़ा, उसकी जरूरतें और चुनौतियां भी बदल गईं। अब सिर्फ फैक्ट्रियां और बांध बनाना ही काफी नहीं था। तो जाहिर है, योजनाओं को भी समय के साथ बदलना पड़ा और उनका फोकस अब सोशल और इकोनॉमिक मुद्दों की तरफ मुड़ गया। और फिर आया एक बहुत बड़ा बदलाव। 5वीं और 6ठी योजनाओं के साथ देश में एक नया नारा गूंजा, गरीबी उन्मूलन। अब डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं रह गया था, बल्कि इसका मतलब देश के सबसे गरीब इंसान को ऊपर उठाना भी था। अब जो लक्ष्य थे वो सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने तक सीमित नहीं थे, वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए थे। जैसे आत्मनिर्भरता, मतलब दूसरों पर हमारी निर्भरता कम हो, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा करना, ये पक्का करना कि विकास का फायदा समाज के हर हिस्से तक पहुंचे, और तो और हर भारतीय की औसत आय को डबल करने जैसे बड़े बड़े सपने भी देखे जाने लगे। दशकों तक चलने के बाद अब भारत की आर्थिक प्लानिंग की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं का वो लंबा दौर अब खत्म होने वाला था। जरा सोचिए, 60 साल और 12 पंचवर्षीय योजनाएं, एक पूरा सिस्टम जो आजादी के बाद से देश की आर्थिक दिशा तय कर रहा था, अब उसे बदलने का फैसला हो चुका था। यह भारतीय इकोनॉमी के इतिहास का एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था। और वो तारीख थी 1 जनवरी 2015। इसी दिन ऑफिशियली योजना आयोग का दौर खत्म हुआ और एक नई संस्था ने जन्म लिया। इस नई संस्था का नाम है नीति आयोग। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ये पुराने सिस्टम से इतना अलग क्यों है। इसे अक्सर भारत का थिंक टैंक भी कहा जाता है। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके नाम में ही इसका काम छिपा है। इसका काम योजना बनाना नहीं, बल्कि देश की नीतियों पर सोचना, सलाह देना और भारत को बदलने में एक तरह से सरकार के बौद्धिक पार्टनर की भूमिका निभाना है। अच्छा, ये चार्ट देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। इसे डिटेल में नहीं समझना है। बस ये देखिए कि इसमें कितने अलग अलग विंग्स और एक्सपर्ट्स हैं। मतलब ये कोई एक सेंट्रलाइज्ड पिरामिड नहीं है, बल्कि एक फैला हुआ नेटवर्क है जो यही दिखाता है कि इसका काम सलाह देना और सहयोग करना है, हुक्म चलाना नहीं। तो आखिर सबसे बड़ा फर्क है क्या? फर्क यह है कि हम एक टॉप डाउन पिरामिड मॉडल से हटकर एक सहयोगी नेटवर्क की तरफ बढ़ गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये नेटवर्क काम कैसे करता है। चलिए समझते हैं। इसके बनावट में ही सबसे बड़ा बदलाव छिपा है। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही हैं, लेकिन असली गेम चेंजर है इसकी गवर्निंग काउंसिल। सोचिए, आजादी के बाद पहली बार देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पॉलिसी बनाने वाली टेबल पर एक साथ बैठे। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब फैसले सिर्फ दिल्ली में नहीं लिए जाएंगे, बल्कि राज्यों की जमीनी हकीकत और उनकी जरूरतों को भी सुना जाएगा। ये स्लाइड दोनों मॉडल्स के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। एक तरफ था योजना आयोग, जो एक सेंट्रलाइज्ड टॉप डाउन संस्था थी और राज्यों को फंड बांटती थी। दूसरी तरफ है नीति आयोग, जो सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। ये एक सहयोगी थिंक टैंक है जो आदेश नहीं बल्कि पॉलिसी पर सलाह देता है। तो अगर हम इसे समेटें तो नीति आयोग के 4 बड़े काम हैं: पॉलिसी का ढांचा तैयार करना, राज्यों के साथ मिलकर काम करना, नए आइडियाज और इनोवेशन को बढ़ावा देना और योजनाओं के काम की निगरानी करना। सबसे जरूरी बात, ये एक डायरेक्टर नहीं बल्कि एक थिंक टैंक है। ये बताता है कि क्या किया जा सकता है, ये नहीं बताता कि क्या करना ही है।
तो इस तरह हम भारत की आर्थिक योजना के सफर में एक ब्लूप्रिंट से एक थिंक टैंक तक आ पहुंचे हैं। ये जो बड़ा बदलाव है, जो सेंट्रल कंट्रोल से हटकर एक सहयोगी मार्गदर्शन की ओर है, ये भारत के आने वाले कल के लिए क्या मायने रखता है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी।